थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षक केंद्रित विधि कि शिक्षक जिसमें केंद्र में होते हैं, इसमें शिक्षक का प्रभुत्व होता है छात्रों को पढ़ाने के लिए, उसमें शिक्षक अपनी चलाते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो। उसी के उलट दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित विधि, लर्नर्स सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थी यानी कि छात्र सेंटर्ड में होता है, छात्र की चलने का मतलब ये नहीं कि छात्र पढ़ाना शुरू कर देता है, मतलब आपको छात्र के हिसाब से टीचर को चलना पड़ता है, और पहले वाले में टीचर के हिसाब से छात्र को चलना होता था। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, और आजकल तो इस विधि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और शिक्षक केंद्रित विधि, उसका इस्तेमाल वैसे भी वयस्क छात्रों के लिए ज्यादा होता है। हालांकि अब शिक्षार्थी केंद्रित विधि जो है, इसका इस्तेमाल भी एडल्ट के लिए किया जाता है, लेकिन बच्चों में ये बहुत उपयोगी है, लर्नर्स सेंटर्ड मेथड। जैसा कि लिखा हुआ है, इस विधि के केंद्र में छात्र होते हैं, शिक्षकों की जगह पर छात्रों की प्रधानता होती है, और छात्रों का जो साइकोलॉजी है उसको समझते हुए टीचिंग मेथड्स तैयार किए गए हैं। यानी कि छात्र की जरूरत क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे उसको टैकल किया जाए कि उसको अच्छे से अच्छे वो शिक्षा को ग्रहण कर पाए, उसके हिसाब से टीचर अपने मेथड्स को अप्लाई करते हैं, या स्कूलों में इस मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जनरली 8 विधि पढ़ेंगे, 8 मेथड्स को हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार यहाँ थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। जो शिक्षक केंद्रित विधि थी, उसमें कितना मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कल? 6 इसमें 8 है। इसमें कल हमने 7 बताया था, एक रह गया था, ग्रुप डिस्कशन मेथड रह गया था। ठीक है, तो इसमें 8 है हमारा। अब 8 को एक एक बार देख लेते हैं। पहला है कार्यक्रम अनुदेश विधि, हिंदी में थोड़ा टफ लग रहा है, इंग्लिश में बिल्कुल आसान है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। दूसरा है अधिन्यास कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। तीसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो विधि, इंटरेक्टिव वीडियो मेथड। पांचवा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। संगोष्ठी विधि, सेमिनार्स। प्रकरण अध्ययन विधि यानी केस स्टडी मेथड। समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड। अब हम पहला देखते हैं, कार्यक्रम अनुदेश विधि यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें सिलेबस को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, और फिर इसे छात्रों के सामने एक क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, और हर चरण के बाद छात्रों से तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। तो इसमें कई जगहों पर कहा गया है कि जैसे कि पंचतंत्र की कथाएं कहानी है, बच्चों इससे तुमने क्या सीखा, एक छोटी सी जानकारी है। तो और बाकी चीजें से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा पढ़ाया गया, थोड़ा पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट ले लिया गया क्लासरूम में ही, और तुरंत उनको फीडबैक मिल जाता है कि आपने यहाँ जो पढ़ा इसमें ये कमी रह गई, इसको सुधार लेना। तो इस तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि उसमें प्रोग्राम जो है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बारंबार। उसके बाद है कि इसका गुण और दोष क्या है। कहते हैं रोज इसमें फीडबैक मिलता है, टीचर रोज फीडबैक देते हैं छात्रों को कि तुम यहाँ सीख रहे हो, यहाँ कमी रह गई, या कोई उच्चारण कर रहे हैं, जैसे कि अभी आजकल हम लोग 3 बजे की क्लास में पातंजलि योग दर्शन का उच्चारण सीख रहे हैं, तो उसमें तुरंत जो है आपको फीडबैक मिलता है, आपसे कराया जा रहा है और फीडबैक दिया जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें यह सुनिश्चित होता है कि छात्र पढ़ाई के दौरान सक्रिय बना रहे। इस विधि को किसी भी विषय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी अगर हम बीच में आपसे कुछ पूछ लें, पढ़ाया, और हमने कहा कि अगर आप इसको रिप्लाई करो, बताओ कि अभी हमने क्या पढ़ाया, आप इसको पढ़ोगे, हम कहेंगे कि नहीं, जो आपने बताया पलट करके जो आपने जवाब दिया है उसमें ये कमी है, इसको ठीक करेंगे तो और बेहतर होगा। कहते हैं कि इस विधि में कुछ समय के बाद छात्रों में अरुचि बढ़ने लगती है, ये इसके दोष में बताया गया है, हालांकि मुझे ये पूरा सटीक नहीं लग रहा है। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर भी कई बार होता है। दूसरी विधि जो है छात्र केंद्रित विधि में अधिन्यास कार्य विधि, यानी कि असाइनमेंट मेथड।
ये असाइनमेंट मेथड अगर आप लोगों में से किसी ने इग्नू से पढ़ाई की होगी डिस्टेंस एजुकेशन में, तो डिस्टेंस एजुकेशन में असाइनमेंट मस्ट कर दिया जाता है कि असाइनमेंट है ही। वैसे ऑफलाइन क्लासेस में भी असाइनमेंट होता है, ऑनलाइन क्लासेस में भी असाइनमेंट होता है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में डिस्टेंस एजुकेशन में असाइनमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको दे दिया जाता है हर पार्ट में से कि अगर 4 यूनिट है तो यूनिट आपको पढ़ना है किसी विषय में, तो हर यूनिट में आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना ही होगा। उस असाइनमेंट में क्या होता है, आपको कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, कुछ रिसर्च का आपको दे दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन है, इसको करके आप बनाएंगे, बना करके उस असाइनमेंट को फिर सबमिट करना होता है शिक्षण संस्थान में। इसमें क्या है कि कुछ खास प्रयोजन के लिए, अब अगर उसके अलावे बात करें तो खास प्रयोजन के लिए इस विधि का यानी असाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या जाता है, छात्रों की सुविधा के लिए, जैसा हमने कहा कि सिलेबस को कई खंडों में विभाजित किया जाता है, एक ही चीज हम पढ़ रहे हैं और उसी को हमने पार्ट वाइज बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से, या यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और हर यूनिट को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने कहा इसका 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन को आपको करके आना है। तो हर छात्र का उसमें आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अपनी भाषा में लिखेगा तो आंसर अलग होगा, कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालेगा। इसके द्वारा छात्रों को सर्वेक्षण भी कराया जाता है। आपको कुछ सर्वे दे दिया कि तारासन के अभ्यास से कितने लोगों के कमर में दर्द ठीक हो रहे हैं, ये देखें, या योग के कोई और आसन दे दिया जाएगा तो उसके बारे में किसको क्या दिक्कत हो रही है, किसको क्या सुविधा हो रही है, कौन से रोग बीमारी खत्म हो रहे हैं, उसका सर्वेक्षण करो। ये एक हमने योग का, चूंकि हम लोग स्टूडेंट हैं इसलिए योग की बात हो रही है, यानी कि कोई खास टास्क आपको दिया जाता है जिसको कि आपको करना ही होता है, यानी आपकी वो जिम्मेदारी बन जाती है। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है छात्र केंद्रित होने के बावजूद, क्योंकि छात्र केंद्रित जरूर है लेकिन शिक्षक ही उसको तैयार करेगा, असाइनमेंट के विषय को तैयार करेगा और वो उसके लिए योजना भी बनाएगा। किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा है, टीचर उसको बताएगा भी कि असाइनमेंट कैसे करना है। तो ये शिक्षक केंद्रित से कैसे अलग है, तो शिक्षक केंद्रित में क्या होता था, छात्रों को करने के लिए ज्यादा नहीं मिलता था, इसमें छात्र को करने के लिए यानी खुद वो करके सीखने के लिए बहुत ज्यादा मौका मिलता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होमवर्क असाइनमेंट मेथड, दूसरा है क्लासरूम असाइनमेंट मेथड। अब होमवर्क असाइनमेंट मेथड और क्लासरूम असाइनमेंट मेथड, आपने देखा होगा अभी जब मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, तो उसको दिया जाता है कि ये क्वेश्चन घर से करके लाना, होमवर्क, और एक क्लास वर्क होता है। तो उसी को एक तरह से मान ले छोटे बच्चों के लिए जो होमवर्क हुआ, जो घर से करके ले जाना है उसको, वो होमवर्क असाइनमेंट मेथड हुआ, और जो उसको क्लास में ही करवा दिया जाता है वो क्लासरूम असाइनमेंट मेथड हुआ। ठीक है, अब इसी में इसके गुण और दोष देख लेते हैं। इस शिक्षण विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलता है। छात्रों के अंदर किसी विषय के विश्लेषण की क्षमता है तो उसका वो गुण और पैदा होता है, उसका और निखरता है। रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिविटी का विकास होता है। छात्रों में खुद से पढ़ने और करने की रुचि पैदा होती है कि उसको दिया कि ये क्वेश्चन तुम्हें निकालना है, बुक से उसको पढ़ना है और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। छात्रों में खुद से हो गया, जिम्मेदारी का भाव आता है कि नहीं हमें करने के लिए दिया गया, हमें करके लाना है। जैसे कि अभी असाइनमेंट पुंडलिक जी ने भी बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, तो वो असाइनमेंट भी हम कंप्लीट करते हैं। पुंडलिक जी ने कहा कि इतने एमसीक्यू बनाने हैं, ये बनाना है, और कई लोगों को उन्होंने काम बांट दिया। तो एक तरह से ये असाइनमेंट ही है कि आपको असाइन किया गया, कोई वर्क असाइन किया गया, वही असाइनमेंट कहलाता है। प्रायोगिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका दोष क्या है? गुण तो बहुत सारा है, दोष भी कुछ है। दोष में क्या होता है, छात्रों द्वारा कॉपी करने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर क्या होता है, जब इग्नू का असाइनमेंट होता है या किसी डिस्टेंस एजुकेशन का असाइनमेंट होता है तो उस असाइनमेंट को बच्चे मार्केट से खरीद भी लेते हैं, तो वो उसके
खुद के द्वारा नहीं हुआ, किसी और का असाइनमेंट है, बच्चों ने पैसे दे करके उसको खरीद करके उसको बना लिया, जो कि गलत प्रैक्टिस है, ये इसका दोष है। अगर बच्चा खुद से बनाए तो बहुत गुणकारी है, खुद से नहीं बनाता है वही डिमेरिट्स में गिना जाता है। इसमें नकल की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है कि दोस्त को कहते हैं कि आपने बना लिया, हाँ बना, मुझे भी दे दो, थोड़ा बहुत सेंटेंस चेंज करके हम उसको बना लेंगे, हो जाएगा। तो नकल की प्रवृत्ति भी कई बार बढ़ जाते हैं, हमेशा नहीं है, ये हो सकता है कि ऐसा हो। तीसरा जो है छात्र केंद्रित विधि में, वो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड्स, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम पढ़ाई करते हैं, टीचिंग को हम सुव्यवस्थित करते हैं और बेहतर बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड्स। जैसे कि अगर आपको आजकल आया ना, वो बच्चे 7th क्लास से पढ़ते हैं, वो क्या आजकल कोविड के दौरान आया था कोडिंग क्लासेस, तो उसमें कंप्यूटर के बिना आप कोडिंग क्लास कर ही नहीं सकते, तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड्स हैं। इस तरह से अब तो नई जानकारियों को भी, जो पारंपरिक मेथड से पढ़ाई चल रही है, उसको भी चेंज करने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटर से उसको जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अभी कई टीचिंग सेंटर्स खुले, ऐसे देश के बड़े बड़े टीचिंग सेंटर्स खुले, जिसमें कि एक विषय को जो सिर्फ किताब से पढ़ करके हम समझते थे, उसको उन्होंने क्या करा, ऐसे नाक का है तो नाक के अंदर 3D इमेज बना दिया और नाक के अंदर की पूरी चीजें हमें दिख रही है और उसमें पीछे से साउंड भी आ रहा है या टीचर बोल रहे हैं। या आंख का है तो आंख को पूरा 3D इमेज करके, और उसमें ऐसा लगता था कि आंख के अंदर ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक एक जगह जा करके वो समझा रहा है। तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है, वो ऐसे पुस्तक के द्वारा संभव नहीं है। तो एक तरह से पुरानी विधि के मुकाबले कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड्स ज्यादा प्रभावशाली है, और इससे हमारा माइंड में जो है रिटेनिंग कैपेसिटी उस विषय की बढ़ जाती है, यानी कि छात्रों पर तुरंत प्रभाव पड़ता है इस विधि का। और इस विधि में क्या होता है, सटीक जानकारी, कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाओ, एक ही विषय के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने का आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कंप्यूटर रिलेटेड हो गया आपका। इसके गुण और दोष भी हैं। गुण क्या है, अन्य विधियों की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक है, और जितनी जानकारी अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे, सारे गुण में ही माने जाएंगे। ये अधिक लचीलापन भी है, नियंत्रण की संभावना होती है इसमें। दोष क्या है, यह पद्धति महंगी है, गरीब बच्चों के लिए तो संभव नहीं है। कोडिंग क्लास करना एक गरीब बच्चे को, वो कहाँ से बेचारा कर पाएगा, कंप्यूटर महंगा खरीदेगा। इसके लिए एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर स्कूल में भी चाहिए तो एक लैब चाहिए कंप्यूटर के लिए, और अगर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ये व्यवस्था चरमरा सकती है, इसमें नुकसान हो सकता है। अगला है हमारा शिक्षक केंद्रित विधि, हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड्स में। परस्पर संवादी, परस्पर मतलब आपस में, संवादी मतलब क्या, एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, संवाद करना। इसी को दूसरा नाम भी है संवादात्मक वीडियो विधि, यानी कि इंटरेक्टिव वीडियो मेथड। इस विधि में छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों के मुद्दे और समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ ही उसको लगे कोई समस्या का हमें समाधान भी चाहिए, तो सरलता से उसका समाधान भी मिल जाता है। इस माध्यम में छात्र अपना रिजल्ट या फीडबैक तुरंत प्राप्त कर लेता है। अगर अभी हम लोग इसी को इंटरेक्टिव वीडियो मेथड कर दें कि आप सब लोग आज 5 बजे शाम को जुड़ेंगे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, जिसको भी जिस समस्या, जिस विषय से संबंधित समस्या है वो जुड़े। हमने एक गूगल लिंक आपको शेयर कर गया गूगल मीट का, सब लोग जुड़ गए। किसी ने मुझसे सवाल पूछा पातंजलि योग दर्शन के बारे में, किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, और हम एक एक करके सबके सवालों का जवाब देते गए। तो इस माध्यम से, और जब उनसे कई बार हम पूछ भी लेंगे, और अगर पूछेंगे उनको नई कमी लगेगी तो हम उनको फीडबैक दे करके तुरंत उसका समाधान भी कर देंगे। गुण और दोष क्या है, कि छात्रों में गुण है कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सरल और पारदर्शी विधि है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो, अपनी समस्या का समाधान के लिए आगे आते हो, तो आपके अंदर एक लीडरशिप कैपेसिटी भी धीरे धीरे पैदा होने लगती है। टीचिंग मटेरियल्स इसमें कैसे दिया जाता है, टेक्स्ट के थ्रू। कई बार हम आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट भेज देते हैं,
कई बार आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है, टेक्स्ट को ही पीडीएफ के रूप में या पीपीटी के फॉर्म में भेजा जाता है, ग्राफिक्स के रूप में कई बार आपको भेज दिया जाता है, कई बार आपको वीडियो बना करके भेज दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको जानकारी मिलती है। इस विधि में क्या होता है, समय के साथ दोष जो है इसका, समय के साथ साथ संसाधनों की भी अधिक जरूरत होती है। व्हाट्सएप चलाना है तो आपको उसका डाटा होना चाहिए, आपके पास फोन होना चाहिए जिस पर व्हाट्सएप चल पाए। इंटरेक्टिव वीडियो मेथड में एक चीज जो और दोष है कि इसमें नियंत्रण जो होता है इस पर छात्रों का नहीं होता है, जो मैनेजमेंट है उसका नियंत्रण होता है। तो छात्र अगर इसमें चाहे कि हम अपनी मर्जी से अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आप में से कई लोग अगर एक साथ क्वेश्चन पूछना चाहे तो मैं रोक सकता हूँ कि नहीं अभी रजनीश जी ही सवाल पूछेंगे, बाकी 5 लोगों ने जो हैंड रेज किया हुआ है थोड़ी देर रुके। तो नियंत्रण मेरे हाथ में हो सकता है, किसी के अंदर बहुत उत्कट इच्छा नहीं पहले मेरा सवाल आना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल मेरे हाथ में। 5वां जो इसमें है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। हम लोग पढ़ रहे हैं छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में क्या होता है कि क्लासरूम में गए और हमने कोई समस्या वहां क्रिएट कर दी, बच्चों के बीच में कोई प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दिया, एक ऐसे ही वर्चुअल प्रॉब्लम आप कह सकते हो, रियल प्रॉब्लम है, वर्चुअल प्रॉब्लम हमने वहां क्रिएट किया। वर्चुअल प्रॉब्लम से मतलब है कि बनावटी समस्या हमने वहां पैदा किया और बनावटी समस्या पैदा करके बच्चों को हमने छोड़ दिया कि अब इस समस्या का समाधान बताओ या इसके बारे में विचार विमर्श करो। अब बच्चे आपस में उसको लेकर के चर्चा करते हैं, उसमें क्या होता है उनका माइंड एक्टिव होता है। जब माइंड एक्टिव होता है तो चिंतनशील होता है, वो समझना शुरू करता है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्यों हुआ है, क्या अच्छा हो सकता है। तो उसके बारे में क्या होता है, फिर जब सारे बच्चों ने आपस में चर्चा कर लिया, चिंतन कर लिया, एक खास टाइम दे दिया कि हाँ चर्चा कर लें, आप लोग चिंतन भी कर लें, विचार कर लें, और उसके बाद क्या हुआ, एक एक छात्र से बिंदु वाइज हम पूछते हैं, हाँ बताओ भाई आपका क्या विचार, आपने क्या समझा इससे। फिर उसको हम ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया, फिर दूसरे बच्चे का आया, हमने लिख दिया। जैसे कि आप सपोज करो कि ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, क्लास करने आप गए, टीचर आए, टीचर ने कहा आपको क्लासरूम में कि बताओ आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आप पहले से क्या जानते हो। तो उसमें 10 लोग जो है अलग अलग बताना शुरू करते हैं, टीचर लिखना शुरू करते हैं, हाँ ये भी बोला, हाँ आपने भी ठीक बोला, ये बोला। फिर लास्ट में टीचर उसको समराइज करते हैं, हाँ इतने पॉइंट्स आ गए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसमें ये वाले पॉइंट्स छूट गए हैं, ये छूट गए, ये भी आना चाहिए, ये पॉइंट कमजोर था, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स था। तो इस तरह से क्या होता है, आपके दिमाग पर जोर पड़ता है, चिंतन की क्षमता डेवलप होती है आपकी। इसके गुण और दोष क्या है। गुण है कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चे तर्क शक्ति से एक निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, हर बच्चा चाहता है कि हम जवाब दें। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, जब सोच रहे हैं तो उनके बहुत सारा बच्चा बोलना नहीं चाहता है, जब उसको उत्साह मिलता है, टीचर उत्साहित करते हैं, बोलो कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे तो भी कोई नहीं डांटेगा, कोई हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, तो बच्चा अपने मन से बोलना शुरू करता है। टीचर को पता चलता है कौन सा बच्चा ज्यादा क्रिएटिव है, उसकी क्रिएटिविटी को और कैसे बढ़ाया जाए। जिस बच्चे में क्रिएटिविटी कम है उसको प्रोत्साहन दे करके एक दिशा दी जाती है ताकि और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी कम है उसको वो बढ़ा पाए। इसका मकसद बच्चों के अपने विचार को बढ़ावा देना है, स्वतंत्र चिंतन को भी बढ़ावा मिलता है इससे। दोष क्या है, कम उम्र के बालकों के लिए सही विधि नहीं है, आवश्यक नहीं है कि बच्चे अच्छे चिंतक हों। उसके बाद है सेमिनार्स। छठा जो है संगोष्ठी विधि। छात्र केंद्रित शिक्षण विधि में यह समूह चर्चा की विधि का ही एक रूप है। इसमें हिस्सा लेने वाले शिक्षार्थी जिस विषय पर संगोष्ठी होने वाली है उस पर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, उस विषय पर फिर डिटेल में चर्चा होती है। सभी बारी बारी से अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि सेमिनार्स का जनरली जो है, आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, अचानक से किसी दिन कहा जाता है कि संडे को आपका सेमिनार होगा, तो सेमिनार इस विषय पर आयोजित किया गया, विषय पहले आपको बता दिया जाता है। और हो सकता है कि सेमिनार के दौरान कोई एक मुख्य अतिथि भी आ जाए, उससे संबंधित कोई एक्सपर्ट भी आ जाए,
और आप उस विषय को तैयार करके अपना नोट बना करके ले जाते हैं। फिर वहां पर पहले तो जो मुख्य विश्लेषक हैं वहां पर वो अपनी जानकारी देते हैं, फिर आप लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं। कई बार ये सवाल के रूप में होता है, कई बार ये जानकारी देने के रूप में होता है। तो किसी विषय पर अलग से सेमिनार आयोजित किया जाता है। सभी बारी बारी से अपने विचार रखने के लिए इसमें स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बारी बारी से होते हैं। गुण और दोष देख लेते हैं। बड़े उम्र के शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी होता है, यानी एडल्ट के लिए। संगोष्ठी के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो ये भी क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। छात्रों में क्या होता है, प्रतिनिधित्व की क्षमता पैदा होती है, लीडरशिप कैपेसिटी बढ़ती है। इस विधि को रिसर्च की प्राथमिक सीढ़ी भी कहा जाता है, यानी रिसर्च की प्राथमिक सीढ़ी। क्यों? क्योंकि आपको पहले से सब्जेक्ट दिया गया, आप उसके बारे में 10 पुस्तकों में पढ़ते हैं, जितना समय है उस समय के हिसाब से, फिर आप नोट्स तैयार करते हैं उसका। तो एक तरह से आपने रिसर्च की प्राथमिक शुरुआत कर दी है। क्यों? क्योंकि छात्र संबंधित विषय पर अपने विचारों को पहले से लिख कर लाते हैं, और लिख कर तभी लाएंगे जब उसके बारे में कई पुस्तकों में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके दोष क्या हैं? दोष में कहा गया है कम उम्र के बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है। वो तो पहले ही कहा गया कि एडल्ट के लिए है, एडोलेसेंस के लिए नहीं है। कई बार विषय का समाधान नहीं मिलने पर तनाव पैदा होता है। और इसका एक और जो दोष है वो है कि समय ज्यादा लगता है इसमें। उसके बाद है 7वां आपका केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकरण अध्ययन विधि। कहते हैं कौन सा प्रकरण चल रहा है, बाल कांड का प्रकरण चल रहा है कि किष्किंधा कांड का प्रकरण चल रहा है। प्रकरण मतलब क्या, कोई कहानी से संबंधित एक, जैसे कि एक समस्या से संबंधित चीजें हैं, उसको प्रकरण माना जाता है। एक ही उसके कैरेक्टर एक जैसा होगा। और इसको दूसरे रूप में अगर हम ये जाने केस स्टडी मेथड क्या होता है, कि जैसे सपोज कीजिए अभी दिल्ली में बाढ़ आई और पत्रकारिता के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, या पत्रकारिता का स्टूडेंट को समझाना है कि कैसे तुम्हें स्टोरी बनानी है, कैसे लिखनी है। योग का भी मैं एक उदाहरण दे दूंगा। तो उसमें कहा जाएगा कि जो बाढ़ आई उसमें कितने लोग प्रभावित हो गए, तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि 10,000 लोग प्रभावित हो गए। उसमें से एक केस स्टडी उठाएंगे। यानी कि केस स्टडी का मतलब हुआ कि कोई एक केस ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का कोई व्यक्ति वहां अपने परिवार के साथ रहता था, झोपड़ी बना करके, और वहां सब्जी उगाता था, उसी से उसका पालन पोषण होता था। तो हम कहेंगे कि मोहन अब अपने 5 बच्चों के साथ सड़क पे आ गया हुआ है, उसके रोजगार के साधन छिन गए हैं। मोहन के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के खाने का इंतजाम अब ठीक से नहीं हो पा रहा है, या उसकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो हमने पहले मोहन के बारे में पूरी जानकारी दी, उसके बाद हम ये कहेंगे ये स्थिति सिर्फ मोहन की नहीं है, मोहन जैसे जैसे 10,000 लोगों की तकरीबन यही स्थिति, एक मैं ऐसे आंकड़ा दे रहा हूं, या 500 लोग इसी तरीके से विस्थापित हो गए हैं। पानी के बढ़ जाने से उनका घर डूब गया है, उनका रोजगार चौपट हो गया है, और वो सड़क पर एक टेंट में जीवन बिताने को मजबूर है। तो हमने केस स्टडी उठाया, फिर हमने उसको विश्लेषण कर दिया। इसका इस्तेमाल हमने उसमें बताया। उसके अलावा अगर आप योग में करना चाहें तो आप योग में कह सकते हैं तारासन करने से राम मोहन जी के कमर का दर्द ठीक हो गया। राम मोहन जी अकेले नहीं है जिनके कमर का दर्द ठीक हुआ हो, उनके जैसे ऐसे तकरीबन 25 लोगों को हमने योग कराया, उनका भी ठीक हो गया। तो ये एक, इसको कहते हैं केस स्टडी मटेरियल मेथड, माफी चाहूंगा, केस स्टडी मेथड। जनरली जो अब इधर पारंपरिक हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसमें किसका कहाँ इस्तेमाल होता है, समाज शास्त्र में इस्तेमाल होता है। इतिहास में हम देखते हैं कि किसी राजा के बारे में खास जानकारी होती है, फिर उसके प्रजा की पूरी जो है पूरे उसका कार्यकाल जाना जाता है, कैसा जो उसका विश्लेषण किया जाए। जीव विज्ञान में भी इस विधि का केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके गुण और दोष क्या है? तो गुण है विद्यार्थियों को की सीधी सहभागिता को बल मिलता है, इंटरेस्टिंग भी होता है केस स्टडी मेथड। यह विधि एक विषय को कई तरीके से बिंदुवार सोचने समझने में सक्षम बनाती है, कि आप एक एक बिंदु पर सोचते हैं। इस विधि को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।
कि अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो केस स्टडी के लिए आपको जाना पड़ेगा उस समस्या से संबंधित पीड़ित किसी व्यक्ति के पास में या किसी वस्तु के पास में, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर आप उससे संबंधित बाकी उसी से मिलती जुलती चीजों को आप कंपेयर करते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इस विधि में समस्या पैदा कर सकती है। उसके बाद हमारा 8वां और अंतिम है छात्र केंद्रित विधि में ग्रुप डिस्कशन मेथड, यानी कि समूह चर्चा विधि। छात्रों का छोटा ग्रुप बनाया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन में बड़ा ग्रुप नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, छोटा ग्रुप होता है और कोई एक सब्जेक्ट उसमें दे दिया जाता है उसी समय कि आप 5 लोगों का ग्रुप बना, ये सब्जेक्ट है और बारी बारी से इस सब्जेक्ट पर स्पॉन्टेनियसली अपना अपना विचार बताओ। और उसी में से एक जो है उसको कंट्रोल भी कर रहा होता। एक ग्रुप डिस्कशन मेथड में एक ऑब्जर्वर भी बैठे होते हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसके अंदर किसकी तर्क शक्ति बहुत ज्यादा है, कौन फैक्ट्स को ज्यादा रख रहा है, कौन इसमें ठीक से भागीदारी नहीं निभा रहा। इसका इस्तेमाल पढ़ाई में तो होता ही है, नौकरियों में भी बहुत होता है। जैसे कि अगर आप बहुत सारी बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए जाते हैं तो वहां आपने पहले रिटन एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम के बाद आप गए तो आपको ग्रुप डिस्कशन में बिठा दिया गया और ऑब्जर्वर देख रहा है और ऑब्जर्वर आपके नाम के आगे मार्क्स देता है ग्रुप डिस्कशन में आपके तर्कों को, आपके विचारों को, आपके हाव भाव को देख करके। और ग्रुप डिस्कशन का, और जैसे हमने आईएमसी का एग्जाम दिया, आईएमसी के एग्जाम में पहले हमारा रिटन एग्जाम हुआ था, रिटन के बाद जब हम गए इंटरव्यू देने के लिए तो पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो रिटन का मार्क्स अलग जुड़ा, ग्रुप डिस्कशन जो हुआ उसके मार्क्स अलग जुड़े, फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के मार्क्स अलग जुड़े, फिर उसको मिला करके हमारा एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया कि इतने बच्चे पास हुए हैं, इतने बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। शिक्षा के सेंस में देखें तो 3 होता है, नियोजित विधि, आंशिक नियोजित विधि, अनियोजित विधि। एक नियोजित हुआ पहले से स्ट्रक्चर्ड, और आंशिक स्ट्रक्चर्ड, और बिना स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड विधि। ये 3 विधि इसके होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके गुण और दोष को देख लेते हैं। गुण में क्या है कि इसमें जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर छात्रों के लिए क्लासरूम में इसको किया जाता है तो पहले से ग्रुप बनाया जाता है, तो क्या होता है कि सभी छात्रों को इसमें भागीदारी का मौका मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आगे अपने 5 छात्र ही हिस्सा लेंगे बाकी नहीं लेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार करा था कौन बनेगा विजेता करके, हमने दिया था कि पातंजलि इसका घेरन संगीता का कौन बनेगा विजेता, तो हमने किया जो भी हिस्सा लेना चाहते हो हमें पहले से एंट्री भेज दें, और फिर हमने 4-4 लोगों का ग्रुप बना दिया था। तो उसमें सबके लिए खुला हुआ था कि जो भी भागीदारी करना चाहते हैं वो भागीदारी करें। इस बार भी हम इस तरह से करेंगे ग्रुप डिस्कशन वाला। इसमें आपसी संचार यानी कि आपसी बातचीत को बल मिलता है। तो किस तरह से बल मिलता है, जब आपका ग्रुप बनता है तो पहले भले ही आपकी बातचीत नहीं होती थी, आप एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब ग्रुप बन गया तो 5 आदमी का ग्रुप बना तो पांचों आपस में बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि तुम ये सब्जेक्ट कंट्रोल कर लो, तुम ये देख लो, तुम इससे संबंधित चीजें पढ़ लो, मैं ये पढ़ लेता हूँ, आपस में क्या हमने ये पढ़ा है, क्या ये सही है, कोई कुछ जोड़ना चाहोगे इसमें। तो इस तरह से आपस में कम्युनिकेशन, आपसी संचार का मतलब क्या, आपसी कम्युनिकेशन, यहाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कम्युनिकेशन को बल मिलता है। नए नए तथ्य सामने आते हैं, नई नई जानकारी इसमें सामने आती है। ठीक है, क्योंकि पहले से तैयारी अगर कर लेते हैं तो कम समय में ज्यादा सीखने को मिलता है। इसके दोष भी हैं। दोष में क्या है, अगर ग्रुप डिस्कशन फेल हो गया
फेल हुआ तो सारा समय बर्बाद माना जाएगा, क्योंकि टीचर तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं, और अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, कोई अच्छे से उनके सोच नहीं, चिंतन नहीं बढ़ पाया, तो क्या होगा, सारा समय माना जाएगा कि बर्बाद हो गया। और जरूरी नहीं है सभी छात्र एक्सट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है ग्रुप डिस्कशन में वो ज्यादा आगे निकल जाता है, और जो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है उसके पास जानकारी भले ही ज्यादा हो लेकिन वो अपने आप को वहां पर नहीं छा पाता है, वो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो एक तो इसका फायदा ये है कि इसमें बच्चे के अंदर से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। दूसरा इसका नुकसान क्या है कि जो बच्चा इंट्रोवर्ट है अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो अपने आप को वो हीन मानने लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। तो ऐसे में छात्र की, शिक्षक की और गार्जियन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको संभालना कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, धीरे धीरे अपने आप को निखारो।